बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो पीछे हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि जब आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो कंडक्टिंग स्टेट के अंदर नहीं है। ये वाली जो वीडियो होगी दिस विल बी अबाउट व्हेन न्यूरॉन्स आर इन कंडक्टिंग स्टेट प्लस जिसको हम एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। यानी कि जब उनके अंदर से जो है मैसेज गुजर रहा होगा, तो ये जो मैसेज कंडक्ट हो रहा होता है न्यूरॉन्स के अंदर, ये कुछ आपके पास साइकिल्स का नाम है। वो साइकिल्स आपके पास सबसे पहला जो था वो आपके पास पोलराइज्ड होना था न्यूरॉन का, लेकिन अब जो न्यूरॉन का कंडक्ट हो रहा है यानी कि इसके अंदर से मैसेज वगैरह जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये दो आपके पास फेजेस पर मुश्तमिल होता है। एक फ़ेज़ को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन और दूसरी फ़ेज़ को हम जो है वो कहते हैं रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की स्टेट क्या है? पहले जो पोलैरिटी इंड्यूस हुई थी, यानी कि आपके पास ये जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि पोलैरिटी है, सोडियम के आयन्स जो हैं वो आपको बाहर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, पोटाशियम के आयन्स जो हैं वो अंदर नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अंदर की तरफ। वो हमने डिस्कस कर लिया पिछले वीडियो में। तो द लॉस इन मेम्ब्रेन पोलैरिटी इज़ कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। डी का मतलब है ख़त्म हो जाना। क्या ख़त्म हो जाना? पोलराइजेशन ख़त्म हो जाना, पोलैरिटी ख़त्म हो जाना, यानी कि बाहर का नेगेटिव कम हो जाए, उसमें अदल बदल हो जाए या चार्जेस अनइक्वल हो जाएं, उसको हम कहते हैं कि डीपोलराइजेशन। नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड बाय अ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और स्टिमुलस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी दैट कैन इनिशिएट एन इम्पल्स इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस उस स्टिमुलस को कहते हैं या उस फोर्स को कहते हैं जो आपके पास शुरू करवाने में हेल्प करे किस चीज़ को, कंडक्शन को। तो द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज़ अप्लाइड ऑन द मेम्ब्रेन, द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आइंस ऑल्सो इंक्रीजेज एट दैट पॉइंट। तो सोडियम आइंस क्या करेंगे? मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, जो कि पहले बल्क में बाहर थे जब रेस्टिंग की स्टेट थी। तो द पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम 70 MV से 0 पर चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगी। तो डीपोलराइजेशन जो है वो वाली स्टेट है कि जब आपके पास सोडियम आइंस जो हैं वो बाहर, जो पहले बाहर ज़्यादा अमाउंट थी उनकी, अब जो है वो अंदर की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली कैसे आएंगे? यहाँ पर कुछ आयनिक चैनल्स होंगे, वो खुल जाएंगे और उनकी वजह से सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। स्पेशल सोडियम आइंस चैनल्स, जिनको हम वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी कहते हैं, दीज आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्योंकि आपके मेम्ब्रेन के अंदर तब्दीली आ रही है स्टिमुलस की वजह से, तो उसकी वजह से सोडियम के लिए परमेबल हो जाएंगे, उसको अलाउ करेगी मेम्ब्रेन के वो अंदर एंटर हो जाए बॉडी सेल मेम्ब्रेन के। Thus they quickly open, so more sodium ion rushes inside the membrane। अब ये तो था डीपोलराइजेशन की स्टेट, जब पोलैरिटी जो है वो उसको ख़त्म किया गया, चार्जेस की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अब हम दोबारा से उसको लाना चाह रहे हैं, रीपोलराइज करवाना चाह रहे हैं कि पोलैरिटी की स्टेट दोबारा से इंड्यूस कर दी जाए। तो द रीबिल्डिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगेन आउटसाइड इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन। शॉर्टली आफ्टर द एनी पॉजिटिव जो गेटेड चैनल्स हैं सोडियम के, जो पहले जो है वो खुले थे, उसके बाद अब वो क्लोज हो जाएंगे। अब वो सोडियम के जो अब ये जो आपके पास गेटेड चैनल्स हैं पोटाशियम के, वो ओपन हो जाएंगे। तो द के पॉजिटिव आयन रैपिडली डिफ्यूजेस आउटवर्ड, बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। इट अगेन डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द सेल एंड देयरफॉर द मेम्ब्रेन बिकम्स रीपोलराइज्ड। तो अब क्या है, ज़्यादातर जो आपके पास आइंस वगैरह हैं वो पोटाशियम के बाहर मूव कर गए, जिसकी वजह से बाहर वापस से पॉजिटिव चार्ज जो है वो बन जाएगा। सिमिलर साइकिल इज रिपीटेड इन एन एडजेसेंट रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन। ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन मूव्स डाउन द एक्सॉन, यानी कि जैसे जैसे आपके पास कंडक्ट हो रहा है ना एक्सॉन की उसमें मैसेज, तो वैसे वैसे ये आपके पास डीपोलराइजेशन की स्टेट होगी, रीपोलराइजेशन की स्टेट होगी। जहाँ अब आगे जैसे मैसेज जा रहा है ना, तो आपके पास पीछे जो रह गया था वो डीपोलराइजेशन की एक वेव जा रही है, ठीक है, और उसके एक आपके पास एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ मूव कर रहा है और पीछे से क्या हो रहा है, वापस से वही स्टेट को वापस से इंड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो पोलैरिटी को वापस से लाया जा रहा है, ये वेव की तरह जो है इसकी मूवमेंट हो रही है। अगली चीज़ है हाइपरपोलराइजेशन। द स्टेट ऑफ न्यूरॉन इन विच मोर नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइपरपोलराइजेशन। अब पहले हमने पोलैरिटी की स्टेट में पढ़ा था कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा थी, तो अब अगर नेगेटिव चार्ज अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है या अंदर उसकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको हम कह रहे हैं कि हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट है। देयर इज़ एन इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर ईच एक्शन पोटेंशियल, लार्ज नंबर ऑफ के पॉजिटिव आइंस रश्ड आउट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो नेगेटिव चार्ज जो होगा
होगा वो अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो उसकी वैल्यू है वो क्या दे दी है, वो 70 MV दे दी है। Therefore the membrane becomes hyperpolarized, more action potential cannot occur during this time of interval। ये जो brief टाइम पीरियड जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल यानी कि ये जो 2 साइकिल्स हैं रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन वाला कंडक्ट नहीं हो रहा, इसको हम रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। ये वो MCQs है जो कि PPSC में आ चुका है। Resting membrane potential is restored during this time period. Afterward, the neuron is repolarized and ready to transmit another impulse। ठीक है, यहाँ तक आपके पास एक इम्पल्स या एक मैसेज किस तरीके से गया है उसके बारे में बात हो चुकी है। अब क्या है कि a minimum stimulus is necessary to initiate an action potential, but an increase in stimulus intensity does not increase the strength of an action potential। अगर आपके पास आपको आग नज़र आ रही है, आपको आग का अलाव नज़र आ रहा है, या आपको थोड़ी सी आग की अमाउंट नज़र आ रही है, जस्ट अ फ्लेम, आपकी बॉडी इक्वली रिस्पॉन्ड करेगी एंड यू विल एक्चुअली गेट अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो आप ये नहीं, आपकी जो न्यूरॉन्स हैं वो ये नहीं देखेंगे कि आग की जो आग है वो ज़्यादा सारी है या आग बिल्कुल थोड़ी सी है, आपके न्यूरॉन्स इक्वली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल दैट एन एक्सॉन विल फायर एट फुल पावर और नॉट एट ऑल, इसको हम ऑल और नन जो है वो लॉ कहते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि ऑल और नन लॉ जो होता है वो क्या होता है। अब अगली चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास नर्व इम्पल्स जो होता है वो किन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होता है या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको इस पर असरअंदाज होती हैं। उसमें हमारे पास है डायामीटर ऑफ एक्सॉन। ये आपको कुछ वैल्यूज़ इसके अंदर दे दी हैं। अगर एक्सॉन का डायामीटर, ये जो आपके पास ब्रांच है सेल बॉडी से एक लंबी सी ब्रांच जो है वो एक्सटेंड करे, अगर इसका डायामीटर ज़्यादा हो जाता है तो आप यूँ समझ लो कि डायामीटर ऑफ एक्सॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो उसकी स्पीड भी उतनी ही बढ़ेगी। इंक्रीज ऑफ द डायमीटर ऑफ एक्सॉन इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स। एक्सॉन्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ लार्ज डायमीटर ट्रांसमिट इम्पल्स फास्टर देन द स्मॉलर वंस। लार्जर डायमीटर ऑफ एक्सॉन कॉमनली प्रेजेंट होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, क्योंकि इन्होंने अभी बताया है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा उनके सराउंडिंग में उनके प्रेडेशन के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं, इनके शिकार होने के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो इनके लिए जो है वो ज़्यादा एक्टिव इनको के लिए रहने के लिए इनके जो एक्सॉन्स होते हैं उनका डायमीटर ज़्यादा होता है। तो द स्क्विड्स हैव लार्जेस्ट डायमीटर, द डायमीटर ऑफ एन एक्सॉन इज ओवर 1 मिलीमीटर है। द एक्सॉन्स हैव अ कंडक्शन वेलोसिटी ग्रेटर दैन 36 मीटर पर सेकेंड। द जाइंट स्क्विड एक्सॉन जो है वो इट कैन ईजिली एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स। अ सिंगल एक्शन पोटेंशियल कॉजेज मैक्सिमम कंट्रैक्शन ऑफ द मेंटल मसल इन स्क्विड्स। स्क्विड्स आपके पास बिलोंग करते हैं फाइलम मोलस्का से, और इनका जो एक मेजर और मेन कैरेक्टर है वो ये है कि मेंटल कैविटी पाई जाती है इनके अंदर। तो मेंटल कैविटी क्या करेगी, वो फ़ौरन कंट्रैक्ट कर जाएगी, और वो कब कंट्रैक्ट करेगी, जैसे ही आपके पास कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर वो तब्दीलियाँ देखेंगे तो वो फ़ौरन कंट्रैक्शन की स्टेट में आ जाएंगे। मेंटल कंट्रैक्शन जो है रैपिडली एक्सपेल्स वाटर लाइक अ जेट, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, प्रेडेटर से दूर भाग जाएगा। मोस्ट वर्टिब्रेट एक्सॉन्स हैव डायमीटर लेस दैन 10 पिकोमीटर। सम फिश एंड एम्फीबियंस हैव लार्जर अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स। अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स का मतलब है दे आर मोर सेंसिटिव टू जो भी स्टिमुलस आएगा। देयर डायमीटर इज 50 पिकोमीटर। दे एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन एंड इट पास ऑन द स्पाइनल कॉर्ड एंड एक्टिवेट द स्केलेटल मसल्स। तो ब्रेन है और उसके साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड है जो आपकी जैसे वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ एक्सटेंड कर रहा होता है। ये था पहला फैक्टर, डायमीटर ऑफ एक्सॉन। दूसरा फैक्टर क्या है, एडिशन ऑफ माइलिन। वो जो मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि आपके पास माइलिन शीट है, ठीक है, सबसे पहले एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर एक और लिपिड की लेयर है, उसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। उस शीथ के बाद एक और सेल्स की कवरिंग होती है जिनको हम श्वान सेल्स कहते हैं या फिर न्यूरोलिमोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूरोलिमोसाइट्स कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो उसकी डाउन द एक्सॉन पूरी लेंथ पे एक्सटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन मसला क्या होता है, मसला नहीं, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि दोनों जो सेल्स एडजेसेंटली, मतलब एक सेल के बाद दूसरा सेल आ रहा होता है ना, उनके दरमियान गैप्स होता है जिसको हम न्यूरोफिब्रिल भी बोलते हैं और जिसको हम नोड्स ऑफ रैनवीर भी बोलते हैं। तो अब इम्पल्स क्या करता है, और नोड्स ऑफ रैनवीर के दरमियान जो वो जंप करते हुए आगे जाता रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। और ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है इसकी न्यूरोफिब्रिल मूवमेंट, इसके लिए हम सॉल्टेटरी कंडक्शन का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है कि माइलिन शीथ अलाउज रैपिड कंडक्शन इन स्मॉल न्यूरॉन्स, दस द एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स टुक प्लेस, इट डज नॉट ऑक्यूपाई लार्जर स्पेसेस। ठीक है, तो वो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स वगैरह के बारे में जो भी चीज़ें मैंने पहले बताई हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर जिक्र किया हुआ है।